प्रपोजिशन की इस वीडियो में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी सीरीज हम लोग यहाँ पे शुरू किए हुए हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो रहा होगा। अब जो कुछ भी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके या पहले कर चुके हैं, इन चीज़ों को अच्छे से समझने के बाद इस सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जरा एक चीज़ समझिए, आज हमारे पास बहुत सारे प्रपोजिशंस जो है देखने के लिए हैं। इस सिलसिले में पहले जो है हम इस्तेमाल करेंगे फॉर का, ठीक है ना। हम देखना चाहते हैं कि फॉर का इस्तेमाल जब एज ए प्रपोजिशन किया जाता है तो इसके कौन कौन से इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा। फॉर का यूज वहां किया जा सकता है जहां पे ड्यूरेशन का सेंस निकालना हो। हमने पूरे टेंस सीरीज में फॉर का इस्तेमाल पढ़ा है ड्यूरेशन को साबित करने के लिए, ड्यूरेशन का इस्तेमाल करने के लिए, जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वो। ये तो हमें यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है। अब फॉर का इस्तेमाल वहां भी करोगे जहां पे आपको पर्पस शो करना है। एज ए प्रपोजिशन की मैं बात कर रहा हूं। फॉर का इस्तेमाल वहां भी हो सकता है जहां इसका मतलब होता है डिस्पाइट, ठीक है। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, ठीक है। आप ये समझ लेना, ये कॉन्ट्राडिक्शन के लिए है, ठीक है ना। ये कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग एक्सप्रेस करता है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और तीसरा जो है इसका सेंस यहाँ निकाला जा सकता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है कि एक चीज आपने ली, दूसरी उसके बदले में आपको मिल गई, ठीक है। अब इन्हीं तमाम मीनिंग्स को ध्यान में रखते हुए एक चीज यहाँ से समझ लीजिए कि क्या यहाँ करना है आपको। कह रहा है दे वर्कड हार्ड, दे वर्कड हार्ड, ठीक है ना। तो वे लोग कड़ी मेहनत किए, तो कड़ी मेहनत किए होंगे तो इस कड़ी मेहनत के पीछे एक पर्पस रहा होगा, ठीक है। कोई कड़ी मेहनत क्यों करेगा, कुछ तो उसके दिमाग में उद्देश्य चल रहा होगा ना। अब उसी उद्देश्य को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे क्या आ गया, इन्फिनेटिव, ठीक है ना। अब आपको पता है कि ये इन पर्पस के लिए यूज हो रहा है ना, ठीक है। पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो आप एक चीज समझ लेना, यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज हम पर्पस के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब मान लो यहाँ वर्ब था सक्सीड, तो हमने इन्फिनेटिव रख लिया। अगर यहाँ इस वर्ब के बदले में कोई नाउन हो जाए तो सक्सेस इसका नाउन हो सकता है ना। तो मान लो अगर तुम्हें लिखना होगा दे वर्कड हार्ड, इसके बदले में अगर सक्सेस रखना चाहते हो तो अब लिखना पड़ेगा फॉर सक्सेस। टू सक्सीड रखो या फॉर सक्सेस रखो, दोनों का मतलब यही है कि ये उद्देश्य को, पर्पस को एक्सप्रेस कर रहा है। फर्क दोनों में क्या है, अगर तुम वर्ब का कोई फॉर्म रखना चाहते हो तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म में चला जाएगा, और अगर आप इसी पर्पस को किसी नाउन के जरिए एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए, फॉर का यूज जो है पर्पस शो करने के लिए किया जा सकता है। ये मीनिंग जो है हमारे यहाँ पे प्रूव हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो फॉर ऑल जो है, फॉर ऑल जो है ये पूरा मीनिंग ही जो है इसका डिस्पाइट होता है, ठीक है ना। फॉर ऑल का मतलब ही डिस्पाइट होता है, एज ए फ्रेज इस्तेमाल की जाती है। हमने तो पहले से लिख रखा है ना कि इसका मीनिंग डिस्पाइट भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल हिज मनी, पैसे होने के बावजूद, उनके पास पैसे होने के बावजूद ही डाइड हंग्री, वो भूखे मर गए। अब जरा देखो, दोनों जो मीनिंग यहाँ शो किया जा रहा है आपको, अगर इसके पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे तो भूखे नहीं मरेगा, और अगर भूखा मर रहा है तो इसका मतलब ज्यादा पैसा उसके पास नहीं होना चाहिए था, लेकिन पैसा है। आप एक चीज समझ लो, फॉर ऑल का इस्तेमाल वहां कर पाओगे जहां तुमको सेंटेंस के दोनों पार्ट्स में कॉन्ट्राडिक्शन शो करना है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है ना। अब देखो फॉर ऑल जो है, फॉर यहाँ पर डिस्पाइट का सेंस भी कन्वे कर रहा है। दो चीज हम देख चुके हैं। फॉर का इस्तेमाल आप पर्पस के लिए भी कर सकते हो जब आपके पास नाउन दिया गया हो, या फिर आप फॉर का इस्तेमाल डिस्पाइट के सेंस में कर सकते हो, लेकिन इसके साथ ऑल का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। दोनों मीनिंग जो है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना है, इसका एक मीनिंग एक्सचेंज भी है। एक्सचेंज का क्या मीनिंग है पहले ये आप समझ लीजिए। एक्सचेंज का मतलब होता है कि एक चीज हम किसी को दे रहे हैं और उसके बदले में दूसरी चीज हमें मिल रही है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो तो हु विल पे, कौन चुकता करेगा द फूड। एक चीज आप समझ लेना, ये जो पे है ना, पे जो होती है ये एक तरह की ट्रांजिटिव वर्ब है।
पे जो होती है वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। आपको तो पहले भी हम पढ़ा चुके हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना है, उसके बीच में तो प्रपोजिशन आता नहीं है। लेकिन अब एक चीज देखो, यहां से पे जो है, इस पे के साथ इस फूड को कंपेयर सेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आदमी खाना पे थोड़े करेगा, खाना पे नहीं ना किया जा सकता है। आप खाना जो खाए हैं या ले गए हैं, इसके बदले में आपने कुछ दिया होगा ना। वहां पे खाना ले लिए हैं तो इसका मतलब आप कुछ दे रहे हैं सामने वाले को। खाना लेंगे तो पैसा देंगे ना सामने वाले को। यहाँ कौन सा सेंस निकालना चाहते हो? एक्सचेंज का सेंस निकालना चाह रहे हो ना। इस वजह से यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब होने के बावजूद जो है इस फूड के साथ फॉर का इस्तेमाल ले गए हैं, क्योंकि आप खाना को जो है खाना पे नहीं ना करोगे। आप किसी को खाना के लिए पे कर सकते हो, लेकिन खाना तो पे नहीं करोगे। इसका मतलब खाना मिला आपको, आपने पैसा पे किया सामने वाले को, तो यहाँ मनी और फूड का एक्सचेंज हुआ है, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पे फॉर लिखना होगा। अब एक चीज देखो, वही मीनिंग यहाँ है, हु विल पे, कौन पे करेगा, द बिल। अब यहाँ देखो, पे को अगर हम यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब मान लेंगे तो पे बिल तो होता ही है, ठीक है ना। और एक चीज और, यहाँ फॉर रखा गया, यहाँ फॉर क्यों नहीं रखा गया? एक रीजन और भी है। खाना कोई देगा आपको, खाना कोई देगा आपको तो उसके बदले में आप पैसा दे सकते हैं। लेकिन आप जरा सा सोचो, क्या एक बिल के लिए, सिर्फ एक कागज के टुकड़े के लिए आप किसी को पैसा देते हैं? एक बिल के लिए आप किसी को पैसा देते हैं? नहीं, बल्कि आपको कोई सर्विस मिली होती है, उसके एक्सचेंज में ना आप पैसा उसको देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ वैसे भी इस सिर्फ बिल क्या है? कागज का एक टुकड़ा है। एक बिल अगर आपको मिलेगा तो सिर्फ इस बिल के लिए आप इतना पैसा पे तो किसी को कर नहीं पाओगे, तो एक्सचेंज का सेंस तो यहाँ वैसे भी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे आपको किसी प्रपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों मीनिंग समझ लेना अच्छे से। पे जो है वो बिल किया जा सकता है, बिल को ही आप पे करते हैं, जितना बिल आया आप पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हुआ या फिर फोन का बिल हुआ, ये सब। तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। पे तो यहाँ भी था, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट फूड नहीं बन सकता। फूड जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि आप फूड को तो पे कर नहीं पाओगे। यहाँ फूड आपको मिला है, इसके बदले में आपने पे किया, तो एक्सचेंज है, इस वजह से आपको फॉर यहाँ पे लिखना होगा। अब यहाँ चीज देखो, द मैन बॉट सोल्ड द कार RS 5 लाख। अब एक चीज समझना, वो आदमी अगर कार खरीदेगा, अगर कोई आदमी कार खरीदेगा तो कार वो ले रहा है, बदले में वो क्या करेगा? पैसा देगा सामने वाले को। 5 लाख रुपए की बात हो रही है ना। तो कार लेना और बदले में पैसे देना, अब कार और पैसे का एक्सचेंज है कि नहीं? यहाँ पे एक बार फिर से फॉर रखना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, क्या हम कहना चाह रहे हैं? देखो, अगर ये आदमी कार खरीदेगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा। मान लो कार बेच दिया, द मैन सोल्ड द कार, कार अगर बेच दिया तो इसके बदले में क्या होगा? इसको कार अगर बेचा भी है तो कार इसके पास से दूसरे के पास चला गया, लेकिन पैसा तो वापस इसके पास है ना। यहाँ भी एक्सचेंज है, दोनों स्थिति में फॉर लगेगा, ये चीज समझ लेना। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन को, दे हैव सेंट मी ए चेक ऑफ 5000 रुपीज। अब जरा ध्यान से सोच के बताओ कि ये सेंटेंस में ऑफ का यूज सही है या गलत है? ऑफ का इस्तेमाल जो यहाँ पे किया गया है वो सही है या गलत है? अब इतना सोचने का टाइम आपके पास नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं इसको सीधे सीधे बता देता हूं। आप अगर ये देखना चाहोगे सिर्फ यहाँ से ए चेक ऑफ 5000 रुपीज, तो आपको कुछ पल के लिए सही भी लग सकता है, लेकिन ये सही है नहीं। एक बात समझना जरा सा, मान लो हमने कोई सर्विस दी है किसी व्यक्ति के घर, हमने कोई काम किया है किसी व्यक्ति का, और उसने काम के बदले में पैसा न देकर हमको क्या किया? पैसे के बदले में चेक दे दिया। तो मेरी सर्विस के बदले में ही उसने चेक दिया ना, पैसा न देके चेक दे दिया। अब पैसा देगा चाहे चेक देगा, एक्सचेंज तो हुआ है ना वहां पे। मान लो हमने अपनी कार बेच दी किसी को, हमने, हालांकि है नहीं, बाइक बेच दी, अपनी बाइक अगर बेच दी तो इसका मतलब बाइक के पैसे तो मुझे चाहिए। बाइक के पैसे ना देकर सामने वाला अगर मुझे उसका चेक दे देता है तो वहां एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑफ तो किसी हाल में नहीं लगा पाओगे। यहाँ पे जब भी रखना पड़ेगा तुमको फॉर ही रखना पड़ेगा। आप यूं समझ लो अच्छे तरह से, कहीं भी अगर एक्सचेंज हुआ है, चाहे गुड्स का एक्सचेंज हुआ हो,
चाहे सर्विस का एक्सचेंज हुआ हो, देयर मस्ट बी यूज्ड व्हाट, फॉर इन प्लेस ऑफ ऑफ। ठीक है, देखिए एक चीज समझना जरा यहाँ पे, 1 2 3 सेंटेंसेस हमारे पास हैं, ठीक है ना। दे विल चेंज, यहाँ पे चेंज तो जाहिर है V1 होगा, यहाँ पे वर्ब होगा, इसमें तो कोई शक है नहीं, ठीक है ना। दे विल चेंज दिस फोन, वे लोग चेंज कर देंगे इस फोन को न्यू वन, नए फोन के बदले में। अब देखो इस फोन को अगर वो दे देंगे किसी को तो इसका मतलब उसके बदले में नया फोन इनको मिलेगा ना, इसका मतलब फोन का एक्सचेंज हुआ है कि नहीं। और यहाँ रखोगे, और यहाँ तब रख लिए जब यहाँ पे चेंज हुआ। वैसे भी चेंज जब वर्ब होगा, बदलाव करना, तो अपने आप में ये मीनिंग दे ही रहा है कि एक्सचेंज होना यहाँ पे लाजिम है, होगा ही, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और यहाँ देखो, अब इस चेंज को तुम वर्ब नहीं मान पाओगे क्योंकि वर्ब के पहले तो आर्टिकल लगता नहीं है। इसका मतलब ये साफ हो गया कि ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। लेकिन अब यहीं पे कॉन्टेक्स्ट गड़बड़ करेगा। होता क्या है कि चेंज जब नाउन होता है तो इसका दो मीनिंग है। एक मीनिंग होता है इसका रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, और दूसरा इसका मीनिंग होता है अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब होता है बदलाव, अल्टरेशन का मतलब होता है क्या, बदलाव, ठीक है, चेंज, ठीक है। याद रखना एक्सचेंज नहीं कह रहा हूं मैं, चेंज कह रहा हूं, बदलाव। और एक दूसरा मीनिंग होता है रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है बदलाव, ठीक है। प्लेस की बात होगी। अब एक बात समझना जरा सा, जब इस चेंज नाउन, चेंज एज ए नाउन जब रिप्लेसमेंट का सेंस देगा तो इसके साथ ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर इस चेंज का मतलब अल्टरेशन है, अल्टरेशन का मतलब होता है सुधार करना, ठीक है ना, इंप्रूव करना, ठीक है, तो इसके साथ इन लगेगा। ये मीनिंग समझ लेना, ये मीनिंग तब है चेंज का जब चेंज एज ए नाउन आएगा। चेंज जब एज ए वर्ब आएगा तो उसका मतलब तो पहले से ही क्लियर है कि बदलाव होना होता है, ठीक है ना। अब जरा यहां देखो, द चेंज प्लेस में इंप्रूव हिज हेल्थ, परिवर्तन जो जगह का है वो उसका हेल्थ सुधार सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो जगह का परिवर्तन है, इस जगह को छोड़ के कहीं और जगह चले जाने का जो परिवर्तन है वो उनकी हेल्थ सुधार सकता है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, रिप्लेसमेंट या अल्टरेशन? रिप्लेसमेंट, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह आप जा रहे हो तो इसका मतलब जगह को रिप्लेस किया गया ना, एक को छोड़ के दूसरी जगह गए, तो अब तो ये मीनिंग देना चाह रहा हूं यहाँ पे। अब यहाँ देखो ऑफ सही भी हो गया, लेकिन अब यहाँ पे द चेंज हिज स्टाइल, स्टाइल को आप सुधार सकते हो ना कि बदल सकते हो। स्टाइल जो उसका पर्सनल है वहां पे कौन, देखो द चेंज हिज स्टाइल मेड हिम ए ग्रेट राइटर, उसका जो स्टाइल था उसमें जो चेंज किया उसने, उससे वो ग्रेट राइटर बन गया। इसका मतलब जो तरीका उसका रहा होगा लिखने का उसमें उसने सुधार किया है ना, ठीक है। तो जब चेंज का मीनिंग अल्टरेशन होगा तो इसके साथ आपको क्या रखना पड़ेगा, इन। अब देखो यहाँ पे इन सही हो गया। चेंज का मतलब जब अल्टरेशन हो या फिर इंप्रूव, ठीक है ना, या फिर अमेलियोरेट, इन तीनों का मतलब होता है सुधार करना, ठीक है ना। अगर चेंज का मीनिंग ये है तो इसके साथ इन रख लेना, अगर चेंज का मतलब रिप्लेसमेंट है तो इसके साथ ऑफ रख लेना, ठीक है। अगर चेंज नाउन है, सॉरी वर्ब है, तो इसके साथ आपको फॉर का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। मुझे उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। देखते अब हम बात करेंगे टू, फ्रॉम और टुवर्ड्स की। इन चीजों को समझने से पहले कुछ बातों का जानना जरूरी है। टू का इस्तेमाल होता है डेस्टिनेशन के लिए। डेस्टिनेशन का मतलब होता है जहां पे आप पहुंचते हैं, जहां आपकी मंजिल है। अक्सर आप लोग कहते हो आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब मैं स्कूल जा रहा हूं, तो स्कूल आपका डेस्टिनेशन है, पहुंचेंगे। देखो इसके पहले टू लगा है, ठीक है ना। फ्रॉम का मतलब ओरिजिन या ट्रांसमीटर, ओरिजिन का मतलब जहां से कोई चीज निकलती है, ठीक है ना। अब आप देखो गंगा इमर्जेस फ्रॉम गंगोत्री,
यहाँ देखो इमर्ज, इमर्ज का मतलब निकलना, ओरिजिन होना, गंगोत्री क्या है, गंगा का ओरिजिन है, यहाँ पे फ्रॉम लगा। ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर का मतलब जो जहां से सेपरेशन हो रहा है। मान लो मैंने आपको पैसे दिए तो पैसे आपको मिले तो आपके लिए 2 होगा, लेकिन पैसा मेरे से नहीं गया आपके पास तो मैं ट्रांसमीटर हूं, पैसा देने वाला, मेरे साथ आप फ्रॉम इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो सारी चीज आप इन एग्जांपल से समझोगे बेहतर ढंग से। अब जरा देखना, जो टुवर्ड्स है ये डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, याद रखना सिर्फ डायरेक्शन है, ये डेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूं। हाँ, किसी तरह का बिहेव अगर किसी से आप करते हैं, जिस तरह का रवैया है आपका बिहेव करने का, अच्छा व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना, इसके लिए भी आपको क्या रखना होगा, टुवर्ड्स रखना होगा। अब बात करते हैं तीनों सेंटेंसेस की। कह रहा है लिटरेसी ड्रॉप्ड। लिटरेसी का मतलब होता है क्या, लिटरेसी मीन्स साक्षरता, ठीक है ना। लिटरेसी ड्रॉप्ड द लोवेस्ट लेवल। लोवेस्ट लेवल, लोवेस्ट लेवल यहाँ दोनों जगह है। अब एक चीज बताओ, ये मान लो एक स्केल हो गया, इस स्केल का हाईएस्ट लेवल तो ये होगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, लोवेस्ट लेवल होगा। ये हाईएस्ट लेवल और ये लोवेस्ट लेवल, ये चीज तो आप अच्छे से समझ रहे हैं, इसमें ये बिना लेवल का है सब, ठीक है। अब एक बात समझना, क्या कह रहे हैं, लिटरेसी ड्रॉप्ड। लिटरेसी जो है साक्षरता ड्रॉप कर गई है। ड्रॉप करने का मतलब ऊपर जाना या नीचे आना, नीचे आना। ड्रॉप करके कहां पहुंची, लोवेस्ट लेवल पे। तो इसका मतलब साक्षरता यहां से ड्रॉप करके लोवेस्ट लेवल पे पहुंच गई। तो यहां अगर पहुंच रही है लोवेस्ट लेवल पे तो ये डेस्टिनेशन है कि ओरिजिन है, डेस्टिनेशन है ना, जहां पे आप पहुंचते हैं वो तो आपका डेस्टिनेशन है। देखो अब 2 रखेंगे यहाँ, ठीक है। लिटरेसी ड्रॉप्ड टू द लोवेस्ट लेवल, यानी कि ड्रॉप अगर करेगी तो लोवेस्ट लेवल पे पहुंचेगी, ड्रॉप अगर ऊपर से ही ड्रॉप करेंगे तो नीचे आएंगे ना। पहुंच तो यहां रहे हैं, तो जब ये डेस्टिनेशन होगा हमारा तो अब लोवेस्ट के साथ क्या रखोगे, 2 रखना पड़ेगा। इसी के विपरीत अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ कह रहा है लिटरेसी रोज, राइज का मतलब उठना है ऊपर, लिटरेसी रोज डैश द लोवेस्ट लेवल। रोज का मतलब उठना, उठने का मतलब नीचे से ना आप ऊपर जाओगे, और उठ के कहां पहुंची, ये लोवेस्ट लेवल लिखा हुआ है। तो अब एक बात समझना यहाँ पे, अब यहाँ एक बात समझना, लिटरेसी रोज लोवेस्ट लेवल, लोवेस्ट तो यहाँ है, अब यहाँ से कह रहा है रोज, तो रोज करेगी तो अब यहाँ से ऊपर जाएगी ना, ऊपर जाएगी तो यहाँ से तो संबंध छूटेगा, यहाँ से इसका पहुंचना तो ऊपर है, अब यहाँ से तो संबंध छूट रहा है, अब यहाँ फ्रॉम रखोगे। ये चीज आप समझ गए। अब एक दूसरा सेंस भी देख लेना, अब एक दूसरा मीनिंग भी देख लेना, ठीक है ना। मान लो यहां पे लोवेस्ट को हटा के हम हाईएस्ट कर दिए, और यहां भी लोवेस्ट को हटा के हाईएस्ट कर दे, तो अब एक बात समझना, लिटरेसी ड्रॉप डैश द हाईएस्ट लेवल। तो अब यहां देखो ड्रॉप करेगी हाईएस्ट लेवल से, जब हाईएस्ट लेवल से ड्रॉप करेगी तो इसका मतलब यहां से अब नीचे न जाएगी वो लिटरेसी, तो अब यहां तो फ्रॉम रखना पड़ेगा, हाईएस्ट का इस्तेमाल करोगे तो लो यहां फ्रॉम हो जाएगा। लिटरेसी रोज, लिटरेसी रोज डैश हाईएस्ट लेवल। अब यहां एक चीज समझना, यहां पे स्थिति जो है कर नहीं पाओगे उस तरह का, ठीक है ना, क्योंकि ये जो कंडीशन था वो यहीं तक लागू हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप आपने लिखा हुआ था तो वहां ऊपर से जो है वो नीचे आ सकती है, इसलिए हाईएस्ट के साथ आप फ्रॉम का इस्तेमाल कर लोगे। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। एक चीज और देखना यहाँ पे, दे फाउंड द पेट्रोल प्राइसेस, दे फाउंड द पेट्रोल प्राइसेस द हाईएस्ट लेवल। अब यहां हम फाउंड का इस्तेमाल किए हैं, यहां देखो ड्रॉप और रोज का इस्तेमाल किया गया। ड्रॉप और रोज जो है वो मोशन की वर्ब है, मोशन का वर्ब होने का मतलब है कि एक जगह से चलेगी दूसरी जगह पहुंचेगी, तो इसमें मोशन है, लेकिन फाउंड में मोशन तो है नहीं। इसका मतलब आप बताना ये चाह रहे हो कि जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो ना तो कहीं से गिरे हैं और ना ही कहीं से उठा है वो, इसका मतलब एक कांस्टेंट स्टेट की बात कर रहे हो ना। एक चीज समझना, मान लो ये हमारा स्केल है, ठीक है, यहां से कोई प्राइस चलता है, यहां पहुंच रहा है, तो जहां से प्राइस चल रहा है ये तो फ्रॉम हो जाएगा,
जहां प्राइस पहुंच रहा है यहां तो टू हो जाएगा, लेकिन बीच के ये जो स्टेट्स है ना, इसके लिए हमेशा एट का इस्तेमाल किया करो। यहां से चल रहा है तो फ्रॉम होगा, जहां प्राइस पहुंच गया वहां टू होगा, लोवेस्ट लेवल हाईएस्ट लेवल, लेकिन बीच में ये सब भी तो लेवल है, कांस्टेंट लेवल है, इसके लिए हमेशा एट का इस्तेमाल करना है, चूंकि ये मोशन शो नहीं करते बीच वाले, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ फाउंड जो लिखा है ये तो पहले से ही बता रहा है कि मोशनलेस वर्ब है। जब मोशनलेस वर्ब है तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे, एट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। याद रखना यहाँ पे दोनों जो है वो मोशन की वर्ब थी, इसलिए टू और फ्रॉम सही हो गया, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट प्राइस आप दिखाना चाह रहे हो कि उन्होंने पेट्रोल का जो कीमत था उसको जो है हाईएस्ट लेवल पर देखा। अब यहाँ से कहीं, यहाँ पे कहीं से ड्रॉप होना या कहीं पे पहुंचने का सेंस नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है 6 सेंटेंसेस हैं और इनमें हमें यूज करना है किसका, टू और फ्रॉम का। इन मीनिंग्स को अपने जहन में जरूर बनाए रखिएगा इससे पहले कि आप ये यूज करें, ठीक है। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, होता है ना कि एक बार अगर किसी को कोई पोस्ट मिल गई तो वो अपने बाप का समझ लेता है, पूरा खानदान घुसा दो उसी में, इसी को बोलते हैं नेपोटिज्म, ठीक है ना। अब एक बात समझना यहाँ पे, ही वॉज ए विक्टिम, वह विक्टिम था, वह विक्टिम था का मतलब वह शिकार था, ठीक है ना। एक चीज समझना, विक्टिम यहाँ पे नाउन है क्योंकि नाउन के साथ आर्टिकल यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। ही वॉज ए विक्टिम, विक्टिम अगर था तो किसका विक्टिम था, अगर शिकार था तो किसका था, तो यहाँ पे रिप्लाई तुम किसका ढूंढ रहे हो, हुज का ना, हुज का रिप्लाई जो ढूंढ रहे हो ये तो पॉजिटिव केस बना देगा, पॉजिटिव केस बनाता है ना हुज। आदमी बोलता है माई कार, पूछा है ना हुज कार माई कार, तो पोजीशन है वहां पे। अगर मैं पूछूंगा हुज बुक इज दिस, किसकी किताब है, तो आप कह सकते दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। तो यहाँ पे ही वॉज ए विक्टिम, वह शिकार था, पूछा जाएगा ना हुज, किसका शिकार था, तो हुज से रिप्लाई नहीं मिल रहा है तुमको, हुज से रिप्लाई मिल रहा है तो तुम इसका पॉजिटिव केस ही बना सकते हो। अब यहाँ पे स्थिति क्या है, पॉजिटिव केस बनाने के लिए या तो आप एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करोगे या फिर प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल होता है। आदमी कह सकता है ना ऐसे, राम्स बुक, राम की किताब, ये तो एपोस्ट्रोफी एस हो गया। लेकिन अगर तुम्हें कहना होगा द बुक ऑफ राम, ये भी तो हो सकता है, तो ऑफ की मदद से तुम यहाँ पे पोजीशन दिखा सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे हुज का रिप्लाई मांग रहा है, पोजीशन का रिप्लाई मांग रहा है, इसलिए देखो ही वॉज ए विक्टिम, पोजीशन है ना, अब ऑफ रखना पड़ेगा यहाँ पे, ही वॉज ए विक्टिम ऑफ नेपोटिज्म, ये सेंस तो आप समझ रहे हो। अच्छा अब वही चीज यहाँ देखो, ही फेल विक्टिम, अब देखो ही फेल विक्टिम का मतलब भी वही है कि वह जो है क्या है, शिकार बन गया। तो शिकार बन गया इसका मतलब ये नहीं कि कहीं से वो गिरा है, फेल का इस्तेमाल है ना वहां पे कहीं गिर जाना, ठीक है। तो फेल का लिटरल मीनिंग यह नहीं है कि वो कहीं से गिर गया, फेल का मतलब गिरना नहीं है, लिटरल मीनिंग नहीं है। लेकिन एक चीज बताओ, फेल जो वर्ड है वो डाउनवर्ड मोशन को तो शो करता ही है ना, ठीक है ना। डाउनवर्ड मोशन को अगर शो करेगा तो डाउनवर्ड मोशन को शो करने का, आप एक चीज समझ लो, डाउनवर्ड मोशन को अगर शो करेगा तो कहीं तो पहुंचेगा ही, तो पहुंचेगा अपने डेस्टिनेशन पे। अब यहाँ पे आप लिखोगे क्या, यहां भी विक्टिम है, ऑफ लगा, यहां भी विक्टिम है, टू लगा, इसलिए लगा क्योंकि यहाँ फेल जो है वो डाउनवर्ड मोशन को शो करती है, डाउनवर्ड मोशन में जो है कोई चीज नीचे जाएगी, इस वजह से वो डेस्टिनेशन को कवर करेगा, इसलिए टू लगा। सिंपल ये समझ लेना, यहाँ पे है क्या, विक्टिम जो है वो नाउन है, इस वजह से इसके साथ आर्टिकल लगा। यहाँ विक्टिम क्या है, नाउन तो हो नहीं सकता। अगर ये नाउन होता, अगर ये नाउन होता तो इसके पहले आर्टिकल हम देते हैं, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। इसको हम एडजेक्टिव मानेंगे, इसको हम नाउन मानेंगे, ठीक है। दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट ही है, ध्यान से समझ लेना, दोनों कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और यहाँ एडजेक्टिव है, यहाँ नाउन है, कुल मिलाकर यहाँ पे जो वाज है, ही वॉज ए विक्टिम, वाज तो स्टेट शो करता है, यहाँ पे ही वॉज ए विक्टिम का मतलब वह शिकार था, यहाँ पे उसकी स्टेट को बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ही फेल विक्टिम, पहले वो शिकार नहीं रहा होगा, बाद में शिकार बन गया है वो नेपोटिज्म का, तो फेल वैसे भी डाउनवर्ड मोशन को शो करते हैं, टू का इस्तेमाल कीजिए। ये चीज आप समझ गए। एक बात और देखना, इस एग्जाम्पल को देखो,
आई हैव सेंट मेनी बुक्स, आई हैव सेंट मेनी बुक्स दिस एड्रेस, टू या फ्रॉम हमें ये बताना है। अब एक बात समझना है यहाँ पे, अगर आपने सेंड किया है बहुत सारी किताबों को, अगर तुमने भेजा है कहीं, तो जाहिर है सेंड किया हो तो इसी एड्रेस पे पहुंचेगा। तो जहां वो चीज पहुंच रहा है इसके लिए क्या रखोगे, टू रखोगे, ठीक है। अच्छा, अब वही चीज अब यहां देखो, आई हैव रिसीव्ड, मैंने रिसीव किया है, मेनी बुक्स, कई किताबों को। अब यहाँ क्या कर रहा है, दिस एड्रेस, इस एड्रेस से, तो इसका मतलब कोई खास एड्रेस है, वहां से तुमने किताब रिसीव किया, तो उस एड्रेस से उस किताब का संबंध तो छूट गया। अब यहाँ पे क्या रखोगे, फ्रॉम रखोगे। इन दोनों कंडीशंस में एक बात आप जरूर समझ लेना कि दोनों जगह इस एड्रेस को स्पीकर अपना नहीं मान रहा है, ठीक है ना। अब फर्ज करो, अब एक चीज मान लो कि ये दोनों जो एड्रेस है वो स्पीकर का अपना हो। अब ये दोनों एड्रेस स्पीकर का अपना हो तो क्या होगा, देखो, आई हैव सेंट, मैंने भेजा है, मेनी बुक्स, कई किताबों को, इस एड्रेस से, मान लो अगर मैं, मान लो ये घर मेरा है, अगर मैं कहूंगा कि इस एड्रेस से मैंने कई किताब भेजी है, तो इसका मतलब इस एड्रेस से किताब तो छूट के चला ना गया। अब यहीं पे इस एड्रेस के लिए क्या रखोगे, फ्रॉम रखना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूं प्रेपोजिशन फिक्स नहीं होती है, मूर्खता फिक्स होती है, बेवकूफी फिक्स होती है, प्रेपोजिशन कभी फिक्स नहीं होती, ठीक है ना। कंडीशन बदल गया, देखो टू और फ्रॉम यहाँ पे अलग अलग हो गया। अच्छा, मान लो इस एड्रेस को अगर स्पीकर अपना मान ले तो क्या यहाँ टू का इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। अगर मैं कहूं आई हैव रिसीव्ड मेनी बुक्स टू दिस एड्रेस, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब रिसीव कर रहे हो तो इसका मतलब टू रखने की जरूरत नहीं है। ये एड्रेस जब तुम्हारा अपना है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट पोजीशन में होगी कि नहीं। अभी इसके जस्ट पहले हमने क्या बताया था कि जब तुम्हें स्केल पर कॉन्स्टेंसी शो करनी पड़ेगी, कॉन्स्टेंसी का मतलब स्थिरता, तो कौन सा प्रेपोजिशन बताया, एट। अब यहाँ पे टू के बदले में एट ही रखोगे। एट कब रखोगे, जब इस एड्रेस को स्पीकर अपना मान रहा होगा तो एट रखोगे, इस एड्रेस को जब स्पीकर अपना मान रहा होगा तो फ्रॉम रखा जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, इन चीजों को ध्यान से आप देखिएगा। अच्छा, अब यहां देखते हैं इन दोनों सेंटेंसेस में, ही लेंट ₹5,000, उसने उधार दे दिए 5,000 रुपए श्याम। तो उधार अगर दिया जा रहा है तो श्याम क्या है, श्याम तो उधार ले लेगा, पैसा तो इसी के पास न गया है, टू रखोगे। He lent ₹5,000 to श्याम, क्योंकि कर्ज आप दे रहे हैं तो सामने वाले को देंगे, ये रिसीवर हो जाएगा, रिसीवर होगा ना। ये यहाँ कहीं लिखा है तुम्हारे पास डेस्टिनेशन जो लिखा है, पैसा जो है यहाँ पे चला ना गया इसके पास, तो रिसीवर तो यही है, डेस्टिनेशन यही है पैसे का, ठीक है, वहां पे श्याम हो जाएगा। He borrowed ₹5,000, उसने बोरो कर लिए 5,000 रुपए श्याम से। तो बोरो का मतलब उधार ले लेना, तो अब उधार देने वाला कौन है, श्याम है, तो श्याम तो ट्रांसमीटर हो जाएगा, फ्रॉम का इस्तेमाल करोगे अब यहाँ पे। कुल मिलाकर ये समझ लो, प्रपोजिशन पूरी तरह से कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड होती है। इन चीजों को ध्यान से आप समझ लीजिए। एक चीज अब देखना है, यहाँ से 6 सेंटेंसेस हमारे पास और हैं, वो भी बेस्ड है इन्हीं दोनों पे, प्रपोजिशन पे, ठीक है ना। एक बात समझना, शी इज गुड हर नेबर्स, वह अच्छी है अपने पड़ोसियों के लिए, ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ पे जो गुड है वो तो कॉम्प्लीमेंट होगा, ये चीज तो आप समझ रहे हो, लिंकिंग वर्ब के बाद आया है, कॉम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं कि वह अच्छी है पड़ोसियों के लिए, तो इसका मतलब शी हैज द क्वालिटी ऑफ गुडनेस, अच्छाई उसके पास है। तो अगर हम ये कहें कि वह अच्छी है पड़ोसियों के लिए, तो पड़ोसी आपको अच्छा क्यों कहेगा, पड़ोसी आपको अच्छा इसलिए कहेगा क्योंकि आपकी अच्छाई वो रिसीव कर रहा है। पड़ोसी आपको अच्छा इसलिए कह रहा है क्योंकि वो आपकी अच्छाई से प्रभावित है। इसका मतलब आपको नहीं लगता कि इसके अंदर जो क्वालिटी है गुडनेस की, इसके रिसीवर कौन है, उसके पड़ोसी हैं। इसका मतलब जब रिसीवर है तो टू होगा। याद रखना इन चीजों को, ठीक है ना, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा सब कुछ, ठीक है। देखो, शी थ्रू ए बॉटल डैश हिम, उसने फेंका एक बोतल
हिम, उसकी ओर। अब यहाँ पे दो चीज है, आप जानते हो कि टुवर्ड्स हमारे पास है डायरेक्शन शो करने के लिए, ठीक है। एट हमारे पास है टारगेट यहां देने के लिए, और हमारे पास टू भी है डेस्टिनेशन के लिए। अब एक बात समझ में आ रहा है, अगर हम यहाँ पे टुवर्ड्स रख दें, अगर यहाँ पे टुवर्ड्स हम रख देंगे, मान लो यहाँ पे अगर हम टुवर्ड्स का इस्तेमाल कर दें, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हिम जिस डायरेक्शन में खड़ा था उस डायरेक्शन में बोतल फेंका गया है। तो डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे देखो, डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि उसको हिट कर गया। अगर हिट कर जाएगा उसको तब तो कंडीशन दूसरा हो जाएगा। टुवर्ड्स का मतलब सिर्फ डायरेक्शन है, इसका मतलब इस जो दिशा में वो खड़ा था उस डायरेक्शन में बोतल फेंका गया, तो यहां लो टुवर्ड्स सही हो गया। मान लो एट है, टारगेट की है, यहां शी है ना, शी है तो इसने बोतल फेंका हिम पर। कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है ना? तो शी जो है हो सकता है कि वो एंग्री होकर हिम को टारगेट समझ ली और सोचा होगा कि बोतल खींच के मारते हैं, सर फाड़ डालते हैं इसका। इसका मतलब अगर इसको टारगेट वो समझ रही है, जैसा कि अक्सर समझती भी है, ठीक है ना, तो अगर वो टारगेट समझ रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब इस कंडीशन में जैसे ही टारगेट समझोगे एट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब एक चीज देखो, अगर उसने मान लो दोनों पीने वाले हो, ठीक है, तो हो सकता है कि इसने थ्रो किया हो बोतल भरी हुई, ठीक है ना, इसने बोतल थ्रो किया हो हिम को कि लो तुम भी जो है पी लो। हो सकता है कि बोतल को जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचाना हो, अगर वो हिम को डेस्टिनेशन कंसीडर कर रही है तो इसका मतलब सिंपल ये हो जाएगा कि लो टू भी सही हो जाएगा। तीनों यूज हो सकता है लेकिन तीनों का मीनिंग अलग अलग है, दे कंटेन डिफरेंट मीनिंग, ठीक है ना। अब यहां देखो, शी थ्रू द चाइल्ड, उसने बच्चे को फेंका हिम। अब बताओ, बच्चे को कोई अनठेकान जो है फेंक सकता है किसी डायरेक्शन में, ये लो रोको चाहे मत रोको, इसका मतलब टुवर्ड्स तो खत्म। बच्चे, ये कौन सा गुस्सा हुआ किसी भी वाइफ का कि जो है गुस्सा हो गई हस्बैंड से तो बच्चे को ही खींच के मार दिया हस्बैंड को, टारगेट भी नहीं हो सकता, खत्म। वो ये कह सकते हैं कि ये लो बच्चे को पकड़ो, लपका सकती है इस तरह से, तो इसका मतलब यहाँ हिम को वो क्या समझेगी, डेस्टिनेशन समझेगी, तो यहाँ पे लो टू सही होगा और कुछ सही नहीं हो सकता। यहां देखो, द एंग्री मैन शाउटेड, द एंग्री मैन शाउटेड, वो जो गुस्सैल आदमी था उसने शाउट किया, द बॉयज लाउडली, लड़कों पर लाउडली। इसका मतलब यह है कि जो गुस्सैल आदमी है वो जिन बच्चों पे चिल्ला रहा है उन बच्चों को वो टारगेट न समझ रहा है, टारगेट न समझ रहा है। अब चिल्लाकर टारगेट पे हमला करे, चाहे जो है शूट कर दे सामने वाले को, फिजिकली अगर हर्ट कर रहा है तो भी टारगेट है, किसी को गाली दे रहे हैं वो भी टारगेट है। अगर इंसल्टिव वर्ड हम किसी को बोल रहे हैं तो वो टारगेट हुआ कि नहीं, किसी के लिए तो इस्तेमाल किया गया। अब इसका मतलब क्या है, इन बच्चों को अगर वो टारगेट समझ रहा है तो यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करोगे, एट इस्तेमाल करना पड़ेगा। द वुंडेड मैन, अब देखिए, द वुंडेड मैन शाउटेड, द वुंडेड मैन शाउटेड, वो जो जख्मी आदमी था उसने चिल्लाया। आप एक बात समझो, चिल्लाया तो पूछोगे ना वाई, क्यों चिल्लाया, तो चिल्लाने के पीछे एक पर्पस छिपा होगा ना, इसका चिल्लाने के पीछे पर्पस छिपा होगा ना, उद्देश्य होगा कुछ तो चिल्लाने का, ठीक है। अच्छा, अभी अभी कुछ देर पहले हमने बताया था आपको कि जब आपको पर्पस शो करना पड़ेगा तो इस कंडीशन में फॉर रखना। अब लो यहाँ पे फॉर सही होगा, द वुंडेड मैन शाउटेड फॉर समवन टू हेल्प हिम। वुंडेड मैन जो है वो चिल्लाया, क्यों चिल्लाया, क्यों का रिप्लाई चाहिए, तो पर्पस है वो, ठीक है ना। पर्पस अगर दे रहा है तो लो फॉर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, द गर्ल शाउटेड, द गर्ल शाउटेड द टैक्सी ड्राइवर। गर्ल जो है चिल्लाई किस पर, टैक्सी ड्राइवर पे, ठीक है, बट ही डिडंट अराइव, लेकिन वो आया नहीं। अब एक बात बताओ,
ये जो गर्ल है वो टैक्सी ड्राइवर को क्यों चिल्लाएगी? इसका मतलब ये हो गया सिंपल कि अगर लड़की टैक्सी ड्राइवर को चिल्ला रही है तो इसका मतलब वो मैसेज भेजना चाह रही है कि आओ मेरे पास और मुझे ले चलो। इसका मतलब वो एक मैसेज सेंड करना चाहती है ना, तो ये टैक्सी ड्राइवर उस मैसेज का रिसीवर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो अब यहाँ शाउटेड टू लिखना पड़ेगा। अगर शाउटेड एट लिख दोगे तो मीनिंग लेना का देना पड़ जाएगा। शाउटेड एट जब लिख दोगे तो इसका मतलब बेवजह ये जो है टैक्सी ड्राइवर पे चिल्ला रही थी। इस टैक्सी ड्राइवर को अब उसने टारगेट समझ लिया यहाँ पे ना। तो ऐसी कौन सी लड़की है जो टैक्सी ड्राइवर को, अगर उससे काम है टैक्सी ड्राइवर से, तो वो टैक्सी ड्राइवर को गाली गलौज करेगी? टारगेट तो कभी समझेगी नहीं वो, ठीक है ना। अच्छा, टुवार्ड्स का इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कौन सा मीनिंग है टैक्सी ड्राइवर की ओर चिल्लाना? आप टैक्सी ड्राइवर को चिल्ला रहे हो तो इसका मतलब उससे काम है आपको, आप मैसेज उसको ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये मैसेज का रिसीवर है, यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको टू। अब लो, ये सेंटेंस तुम्हारा सही हो गया। कुल मिलाकर आप यूं समझ लो कि जितने भी प्रेपोजिशंस यहाँ पे हमने रखे हैं, ये जो है क्या करेगा, यहाँ पे ये इसलिए यूज किया गया क्योंकि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल किया गया हमारे यहाँ, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें जो है आपको काफी बेनिफिशियल प्रूव होंगी। हमारे साथ बने रहिए, इन चीजों को आप अच्छे से समझिए, घर पर प्रैक्टिस जरूर कीजिए इन चीजों का, तभी जाकर जो है आगे आपको इन चीजों को समझने में कामयाबी मिलेगी, ठीक है ना। बस इसके अलावा और कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। इतनी चीजों को डिस्कस करने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें एंजॉय आप कर रहे होंगे अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।